ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। सो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, बुक वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप लोग प्री बोर्ड फर्स्ट दे चुके हैं और प्री बोर्ड सेकंड आप लोग देने वाले हैं। और मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम से पहले आपका लास्ट प्री बोर्ड होगा, क्योंकि फिर आपके प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। और फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल की डेट लगभग ऑलमोस्ट कंफर्म है। 15th ऑफ जैन के आसपास मान के चलिए, 15th ऑफ जनवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा। क्लियर? ये आपको इन्फॉर्मेशन थी। आज हम हैंडमेड नोट्स के साथ रिवीजन करेंगे पहली यूनिट से और 5वीं यूनिट तक का। ठीक है, तो देखते हैं और क्विक रिवीजन करेंगे। ये इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तो टू द पॉइंट बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। और जो मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट है, सबसे पहले चीज आती है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट में मैनेजमेंट क्या है। एक्चुअल में जो मैनेजमेंट होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, जो जिसके अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो चीजें मैनेज की जाती हैं उनको मैनेजमेंट के अंडर में ही सीखा जाता है, समझा जाता है। स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट क्या होता है? स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट क्या होता है? जब आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और उससे रिलेटेड जो जो रिसोर्सेज आपको इकट्ठे करने होते हैं, जो जो चीजें आपको करनी होती हैं, जो जो कमेटीज आपको बनानी होती हैं, वो सब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। क्लियर? उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या है, उसके लिए मैंने एक निमोनिक दिया हुआ है, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैंने आपको एक निमोनिक समझाया हुआ है कि सबसे पहले हमको प्लानिंग करना होता है, उसके बाद हम चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग में क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टिंग करेंगे, उनको उनके काम बताएंगे कि आपको क्या काम करना है। और कंट्रोलिंग, उनकी प्रोसेस को देखेंगे वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कमेटी। कमेटी क्या है? एक्चुअली कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चूजन टू डिस्कस समथिंग और डिसाइड समथिंग। कमेटी क्या है? कुछ चुने हुए लोगों का समूह है, कुछ चुने हुए लोगों का ग्रुप है जो ये डिसाइड करता है कि किसी चीज को हम कैसे करेंगे। ठीक है, कमेटी क्या है? आपके कोर्स में कमेटी क्या है समझ लिया आपने। अब टाइप समझ लीजिए, कमेटी के 12 टाइप्स हो सकते हैं। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कमेटी के 12 टाइप्स होते हैं। और अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो 12 पे ही टिक लगाएंगे, 12 पे ही टिक लगाएंगे आप। ठीक है, अलग अलग तरह की कमेटी होती है, पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट, रिसेप्शन कमेटी, एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, ऑफिशियल कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी। ओके, ये आपकी कमेटीज होती हैं और नाम के अकॉर्डिंग ही इनके काम होते हैं सभी। ओके, इसके बाद आ जाता है प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी। टूर्नामेंट से पहले कमेटी की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले बजट तैयार करना होता है। ठीक है, एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम तैयार करना होता है, ग्राउंड्स या कोर्ट को तैयार करना होता है, कमेटीज को बनाना होता है। ठीक है, अलग अलग टीम के पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है, प्राइज और सर्टिफिकेट्स विनर के लिए अरेंज करने होते हैं, खरीद के लाने होते हैं, और उसके अलावा नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो भी होते हैं वो सारे करने होते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट रहेगा आज तो फोकस कीजिएगा। उसके बाद ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या करना होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट देखने होते हैं, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरेंजमेंट को, रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट जो है उसको देखना होता है बार बार। नेसेसरी अनाउंसमेंट हमें करने होते हैं। ये सारी चीजें आपकी ड्यूरिंग टूर्नामेंट में आएंगी। ओके, पोस्ट टूर्नामेंट क्या है भाई? जो विजेता है, जो विनर्स है, उनको प्राइज और सर्टिफिकेट देना, ऑफिशियल्स का पेमेंट करना। ठीक है,
सिक्योरिटी रिफंड वापस करना, सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा करना, रिकॉर्ड इकट्ठे करके मीडिया को देना, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आ जाता है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैचेस इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूजेस देयर मैचेस रेस्पेक्टिवली। यानी कि टूर्नामेंट वो है जिसमें एक टीम फाइनली जीतती है और बाकी टीमें अपने मैच हार जाती है। टूर्नामेंट क्या कितने प्रकार का होता है? टूर्नामेंट 3 टाइप्स का होता है। टूर्नामेंट 3 टाइप्स का होता है। अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ऐसे ही क्वेश्चन निकलते हैं, टूर्नामेंट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। अब पूछने लगे नॉकआउट टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का दूसरा नाम क्या है? बर्जर। और लीग टूर्नामेंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स, सिंगल लीग, डबल लीग। ऐसे ही नॉकआउट भी 2 टाइप्स का होता है, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिंगल लीग, डबल लीग, फॉर्मूला देख लेना है। सिंगल लीग के लिए क्या है? n इंटू एन माइनस 1/2। डबल लीग के लिए क्या है? n इंटू एन माइनस 1। ठीक है। अब इसमें जो लीग टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट में क्या होता है? साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टेबुलर मेथड, 3 मेथड यूज होते हैं। क्लियर? उसके बाद है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट 4 टाइप्स का होता है। कितना? 4 टाइप्स का। लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट एंड नॉकआउट कम लीग। ओके। उसके बाद है बाय। बाय क्या होता है? किसी टीम को एक प्रिविलेज दिया जाता है, उसको हम बाय कहते हैं। ओके। फिक्सचर क्या है? भाई शेड्यूल बनाना होता है टीम्स के लिए कि वो किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और उनको किस हिसाब से किस टीम के साथ खेलना है, वही फिक्सचर होता है। वो तय किया जाता है किस दिन खेलेंगी, किस डेट में खेलेंगी, किस टीम के साथ खेलेंगी, वही फिक्सचर है। वो एक रूपरेखा है एक तरह से कि हम टूर्नामेंट कैसे कराएंगे, किस तरह कराएंगे, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, किस दिन किसका मैच होगा, फाइनल कब होगा, वो सारी चीजें कहां पता चलती है? फिक्सचर। सीडिंग क्या है? सीडिंग सबसे बड़ी बात यह है कि जो लास्ट ईयर की विनर या रनर अप टीम है, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग उन्हीं टीमों को दी जाती है। ठीक है। और सीडिंग हमेशा पावर ऑफ 2 में दी जाती है। 2, 4, 8, 16, 32 पावर ऑफ 2 में दी जाएगी हमेशा। क्लियर? नॉकआउट टूर्नामेंट, ये फिक्सचर है नॉकआउट टूर्नामेंट का। फिक्सचर मैंने आपको बताए हुए हैं, तो फिक्सचर आपको आज मैं नहीं बताऊंगा, नहीं समझाऊंगा कैसे करके क्या बनता है। खाली थियोरेटिकल पोर्शन के बारे में हम लोग बढ़ेंगे आगे। लीग टूर्नामेंट में विनर को डिसाइड करने का फॉर्मूला क्या है? अमेरिकन मेथड है, ब्रिटिश मेथड है और कैनेडियन मेथड है। अमेरिकन मेथड में मैचेज वॉन अपॉन मैचेज प्लेड इनटू 100। ब्रिटिश मेथड में क्या करते हैं? टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। कैनेडियन मेथड में क्या करते हैं? ऑलवेज विनर को 2 पॉइंट देते हैं, लूजर को 0 और टाई में 1 पॉइंट ईच। ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का टाइप आ गया। अब आगे यहां से इंट्राम्यूरल्स आ गया। इंट्राम्यूरल्स, इंट्राम्यूरल्स एक्चुअल में क्या है? इंट्राम्यूरल्स जब आप स्कूल की बाउंड्री के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर कोई टूर्नामेंट खेलते हैं, उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। ठीक है। एक्स्ट्राम्यूरल क्या है? एक्स्ट्राम्यूरल जब किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर आप मैच खेलते हैं, यानी कि किसी दूसरे स्कूल से, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, किसी दूसरे स्टेट से, उसको एक्स्ट्राम्यूरल कहा जाता है। ठीक है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या है? कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा समुदाय हिस्सा लेता है, उसको कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम कहते हैं या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कहते हैं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये फिजिकल हेल्थ को बढ़ाता है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बढ़ाता है, ये सोशल हेल्थ को बढ़ाने का काम करता है। ये कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट्स हैं समाज में, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति हैं, उनको कम करने का काम करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ठीक है।
कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के टाइप होते हैं 5, जैसे स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन्स, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कोज एंड रन फॉर यूनिटी। चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और अडल्टहुड। ये आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। ये आपकी क्या है, डेवलपमेंटल स्टेजेस। इन्फेंसी 0 से 2, चाइल्डहुड को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल, मिडिल 7 से 10, लेटरल 11 से 12 साल, अडोलसेंस 13 से 18 साल और अडल्टहुड 19 साल से 64। ठीक है, एक बार पॉज करना। हाँ नंबर जी। तो ये है हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। सबसे पहले जो 5 साल से कम एज के बच्चे होते हैं उनको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे 24 घंटे का एक दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको। ठीक, जो इन्फेंट्स हैं 1 साल से कम, उनको क्या करना चाहिए। हमेशा प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, पेट के बल जब लेटते हैं तो उनको प्रोन पोजीशन में लेटना चाहिए। कम से कम 30 मिनट के लिए लेटाना चाहिए बच्चे को। अपने आप से तो क्या लेटेगा, उसको लेटाना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। उसके बाद जो 1 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कम से कम 180 मिनट कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। फेंकने में, उछलने में, कूदने में, वो सारी एक्टिविटी उनको करनी चाहिए। 11 से 14 घंटे की नींद भी उनके लिए बहुत जरूरी है, 11 से 14 घंटे की। उसके बाद 3 से 4 साल का बच्चा, उसको क्या करना चाहिए, 180 मिनट्स अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व रहना है। उसके अलावा 10 से 13 घंटे की नींद उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स, 5 से 17 साल तक का बच्चा। उनको क्या है, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए कम से कम 60 मिनट के लिए, कम से कम 60 मिनट। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, पुशअप्स, ये सारी चीजें करनी चाहिए। स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो लिमिटेड होना चाहिए, आधा घंटा उतना काफी है। अडल्ट जो होते हैं 18 से 64 साल तक के, 18 to 64 ईयर्स, उनको क्या करना चाहिए, मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए 150 से 300 मिनट पर वीक। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटीज भी वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो अडल्ट होते हैं 65 एंड अबाव, उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और ब्रिस्क वॉकिंग वो कर सकते हैं। रनिंग ना करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें। जैसे तेज तेज चलना होता है पंजों के बल कैसे, मतलब जमीन पे पहले हील्स आएंगी फिर टो आएगा। जब तेज चलें तो तेज चलते टाइम मेक श्योर कि पहले हील रखें, उसके बाद टो रखें। कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी होती है, स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बो लेग्स, राउंड शोल्डर, ये सारी आपकी कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज होती है। कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज होती हैं। और जो स्पाइनल कर्वेचर है, स्पाइनल कर्वेचर जो है ये आपकी स्पाइन से रिलेटेड होती है, कमर की हड्डी जो रीढ़ की हड्डी है उससे रिलेटेड होती है। इसमें काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस 3 चीजें होती हैं। ठीक है, और ये जो पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज है कहीं ना कहीं आपको, आप अगर अपने खाने में विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस अगर आप नहीं ले रहे हैं अपने खाने में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जरूरत से ज्यादा वजन उठाने से, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने से भी हो सकता है। अर्ली एज में बच्चे को चलाओगे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आपकी गलत पोस्चर में बैठना, उठना, खड़ा होना, लेटना, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कई कारण इसके होते हैं। वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका जो सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंस है, फीमेल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिजिकल बेनिफिट होते हैं उसको, सोशल बेनिफिट होते हैं और साइकोलॉजिकल बेनिफिट होते हैं। 3 तरह के बेनिफिट उनको होते हैं। सो स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन हम
मिनार्क को कहते हैं। मिनार्क क्या है? जो फर्स्ट पीरियड फीमेल एथलीट में आता है उसको मिनार्क बोलते हैं, आप सबको पता है। वो बहुत एवरेज एज क्या होती है उसकी? 12 ईयर्स। बहुत जल्दी आ जाए तो 8 से 9 साल, 8 से 9 ईयर्स, और बहुत लेट हो जाए तो 16 ईयर्स तक आ जाना चाहिए। ठीक है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डगमगा जाता है किसी फीमेल का, उसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है? फीमेल एथलीट ट्रायड एक सिंड्रोम है जिसमें 3 बीमारियां होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। इसको ही हम फीमेल एथलीट ट्रायड बोलते हैं। अमेनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ईटिंग डिसऑर्डर, 3 चीजें इसमें होती हैं। यूनिट थर्ड, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स। योगा एज प्रिवेंटिव मेजर। योगा क्या है? योगा एक्चुअल में यूज नामक एक वर्ड है, जो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है जोड़ना, उससे योगा को लिया गया है। योगा के बारे में जो पहली बुक है वो महर्षि पतंजलि ने लिखी थी। योगा जो उद्भव हुआ था, योगा जो ओरिजिनेट हुआ था, लगभग 5000 साल पहले हुआ था। ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है। और लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, बैक पेन है, डायबिटीज है, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। इनको ठीक करने के लिए आप योगा करते हैं, इनको ठीक करने के लिए योगा किया जाता है। यहां मैंने ओबेसिटी के प्रिवेंशन के आसन लिखे हैं, ऐसे डायबिटीज के लिखे हैं। ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। उसके अलावा कुछ कॉमन आसन है, कॉमन आसन है जो एक से ज्यादा बीमारियों को ठीक करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या है? ताड़ासन। ताड़ासन किस किस बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, ओबेसिटी। ये एक तरह से आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। कटी चक्रासन किसको? ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। ऐसे करके भुजंगासन, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बैक पेन। धनुरासन, अस्थमा, डायबिटीज और ओबेसिटी। गोमुखासन, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बैक पेन। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला चीज है। ठीक है। अब इसमें आपको इस चैप्टर में स्टिक डायग्राम भी बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? स्टिक डायग्राम। तो यहां कुछ स्टिक डायग्राम भी हैं डेफिनेटली। ये स्टिक डायग्राम ऐसे बनते हैं। स्टिक डायग्राम जैसे ये है ताड़ासन, इधर भुजंगासन है, इधर गोमुखासन है, धनुरासन हो गया, वज्रासन हो गया, कपालभाति हो गया, कटी चक्रासन, उष्ट्रासन, अनुलोम विलोम, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रा, सलभासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, शवासन, अर्ध चक्रासन। ये क्या है? ये स्टिक डायग्राम है। ये जो आपको बनाने ही बनाने होंगे, जब भी आप आसन के बारे में लिखेंगे तो ये स्टिक डायग्राम मैंडेटरी है, ये बनाने ही बनाने हैं आपको। और मैंने ज्यादातर यहां पे बना दिए हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यूनिट 4। डिसेबिलिटी क्या है? इनएबिलिटी टू डू वर्क, उसको ही हम डिसेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक की अगर हम बात करें, स्पेशल ओलंपिक को यूनाइस कैनेडी श्रीवर ने स्टार्ट किया था। 1968 में शिकागो से स्टार्ट हुए थे। यूनाइस कैनेडी श्रीवर, जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी बहन थी, उन्होंने स्पेशल ओलंपिक को शुरू किया था। स्पेशल ओलंपिक जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं और युवा होते हैं, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो ये जो आपका स्पेशल ओलंपिक है, इसका सिंबल होता है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। फ्लेम क्या है? फ्लेम ऑफ होप। पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स 1960 रोम से स्टार्ट हुए थे। 1960 रोम से स्टार्ट हुए थे और ये भी डिसेबल्ड लोगों के लिए है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, इसको हम IPC के नाम से जानते हैं। और जो पैरालंपिक वर्ड ऑफिशियली यूज किया गया था, पैरालंपिक वर्ड ऑफिशियली यूज किया गया था 1988 में सियोल पैरालंपिक में। ठीक है। और जो पहले पैरालंपिक गेम ऑफिशियली स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 1976
स्वीडन में, 1976 स्वीडन में। वैसे तो स्टार्ट हुए थे 1960 रोम, ठीक है, ऑफिशियली पूछे तो 1976। और ये फॉलोड बाय ओलंपिक, जहां ओलंपिक होता है उसी वेन्यू पे ओलंपिक के ठीक बाद होता है ये इवेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है डीफ ओलंपिक, सबसे पुराने में से दूसरे नंबर का। पहले पे तो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1896 में, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में डीप ओलंपिक्स। डीप ओलंपिक्स 1924 में स्टार्ट हुआ था, ये गूंगे बहरे लोगों के लिए होता है, ठीक है, और 1924 में स्टार्ट हुआ था पेरिस फ्रांस से, ठीक है। इनको 1965 से पहले वर्ल्ड साइलेंट गेम के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको 55 डेसिबल और उससे ऊपर का सुनाई देता है तो ही आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एथलीट्स को कैटेगराइज किया जाता है, जो डिसेबिलिटी की उनकी कैटेगरी है उसके आधार पे बांटा जाता है। और डिविजनिंग क्या है? ये उनकी स्किल के लेवल के आधार पे कि उनकी स्किल किस लेवल की है। जैसे ये डिविजनिंग कर रखी है, डिविजनिंग ये देखिए, विजुअल इंपेयरमेंट, जो विजुअल यानी कि आंखों से जिनको दिखाई नहीं देता, कुछ इंपेयरमेंट है, कम दिखाई देता है, साधना को उठा दो कोई, F11 से F13 तक। F20 इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, F40 41 शॉर्ट स्टेचर जो बोने होते हैं, F42 44 लेग इंपेयरमेंट, ऐसे ही करके अलग अलग चीजों को दिया गया है। इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन क्या है? जब हम एक छत के नीचे नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको इंक्लूजन कहा गया है एजुकेशन में, ठीक है। इंक्लूजन की जरूरत क्यों है हमें? सबसे पहले सेल्फ स्टीम बढ़ाता है, बेटर सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन सिखाता है, सेंसिटिविटी बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, हमारे साथ जुड़ने का जो सेंस है उसको बढ़ाने का काम करता है, एकेडमिक अचीवमेंट को बढ़ाने का काम करेगा, मोटर स्किल्स को इंप्रूवमेंट करेगा, फ्रेंडशिप और सोशलाइजेशन बढ़ाएगा और स्किल डेवलपमेंट करेगा। इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है इंक्लूजन को, इंक्लूसिव एजुकेशन को? राइट टू एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है पढ़ना। उसके अलावा टीचर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, उनको ट्रेंड करने की जरूरत है। किनको? स्पेशल जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको कैसे टीच किया जाए। रेगुलर एनालिसिस होना चाहिए स्कूल्स का, टीम आनी चाहिए ऊपर से, बच्चों से राय लेनी चाहिए, आप ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ाई हो रही नहीं, आपको बुक किताबें, आपको जो जरूरत के सामान है टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चीज बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सूटेबल एग्जामिनेशन सिस्टम का होना जरूरी है, एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं जरूरत होती है। एंड एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिजिकल इंप्रूवमेंट, मेंटल इंप्रूवमेंट, सेल्फ स्टीम, रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, कॉग्निटिव बेनिफिट्स, सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाता है और हेल्थ के रिस्क को कम करने का काम करता है। अब फिजिकल एक्टिविटी को एक्सेसिबल कैसे बनाया जा सकता है बच्चों के लिए? मेडिकल चेकअप उनका करें, फिजिकल एक्टिविटी को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाएं, इक्विपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवाया जा सकता है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज का यूज किया जा सकता है, चिल्ड्रन का प्रीवियस एक्सपीरियंस को आप यूज कर सकते हैं। ये तो कुछ नहीं है, मेरा एड्रेस है, वो है, मतलब अगर और ज्यादा हेल्प चाहिए किसी को, जैसे कि हम ये रिवीजन करा रहे हैं, आप सबको पता है डिटेल में मैंने पढ़ाई रखा है हर चैप्टर को, हर चैप्टर की वीडियो पढ़ी है, ये हम रिवीजन के में कर रहे हैं और ये दूसरे बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। जो अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ही देख लेते हैं।
स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है। फूड के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप का होता है, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव और बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन आएगा, प्रोटेक्टिव में मिनरल विटामिन आएंगे, एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट और फैट आएगा। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन खाने से संबंधित विज्ञान है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट 2 हिस्सों में बांटा गया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी लार्ज अमाउंट में हमें जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो स्मॉल क्वांटिटी में हमें जरूरत होता है, मिनरल्स, विटामिन्स। और इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, मिनरल्स को, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। माइक्रो मिनरल्स में आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट। ऐसे करके जो विटामिन है, फैट सोलुबल विटामिन और वाटर सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल को कीड़ा और वाटर सोलुबल को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अब ये निमोनिक लिखा है जी की कार्बो अल्ट, एक आपने सुना होगा अल्टो। अल्टो एक कार होती है, उसके ऊपर मैंने बनाया है निमोनिक अल्ट। अल्ट में क्या होता है? अमाइलेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइपेज लिपिड यानी फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये होता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपका स्टार्च, डेक्स्ट्राइन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज होता है। सोर्स चावल होते हैं, कॉर्न होते हैं, पोटैटो, दूध, सेरेल्स, ये सारी चीजें होती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। डाइजेस्टिव एंजाइम ऊपर भी बताया था, एमाइलेज होता है। कौन पचाता है इसको? एमाइलेज। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन पेट में जाके पचना स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन किस में होता है, तो प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के रूप में हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। 23 अमीनो एसिड्स होते हैं वहां पर, जो जिनमें से 9 अमीनो एसिड्स कम से कम हमारी डाइट में होने चाहिए। ठीक है भाई। हमें डेली 0.36 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, यानी कि एक कामकाजी महिला जो होती है उसको 45 ग्राम प्रोटीन कम से कम एक दिन में ले लेना चाहिए। मेल की बात करें तो वही 55 से 60 ग्राम। एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन दो तरह का प्रोटीन होता है। एनिमल प्रोटीन एग, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, इनसे मिलता है। वेजिटेबल पल्सेस और बीन्स से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, मस्टर्ड से मिलता है, ग्रीन पीस से मिलता है। ये सब वेजिटेबल प्रोटीन है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन। फैट क्या है? फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है और इसका परसेंटेज 76, 12 और 12 रहता है। यानी कि कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है 76, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 12 और 12 रहता है। ठीक है। इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। 3 तरह से आप बांट सकते हैं इसको। 1 ग्राम फैट से हमें 9.1 किलो कैलोरी मिलती है। डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइपेज। ठीक है। और अगर हम बताएं, सबसे पहले हमें हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूज करती है एनर्जी के रूप में, उसके बाद फैट को यूज करती है और उसके बाद प्रोटीन को यूज करती है। क्लियर? वाटर आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का काम करता है, बॉडी से गंदगी बाहर निकालने का काम करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन को ठीक करने का काम करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स में मैक्रो मिनरल है और माइक्रो मिनरल है। मैक्रो मिनरल की 0.1 ग्राम पर डे हमें जरूरत होती है और माइक्रो मिनरल की 0.01 ग्राम पर डे हमारी बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है। तो मैक्रो मिनरल्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये आपके मैक्रो मिनरल्स होते हैं। और माइक्रो मिनरल्स आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये आपके माइक्रो मिनरल्स हैं। विटामिन्स, फैट सोलुबल विटामिन, विटामिन कीड़ा, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारी होते हैं। वाटर सोलुबल विटामिन, इसमें क्या है? विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 और B7 बायोटीन, B12 और उसके बाद आ जाता है विटामिन B9, इसको हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं।
विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो जिन्हें खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, उनको न्यूट्रिटिव कहा गया। जिनको खाने के बाद हमें एनर्जी नहीं मिलती, उनको नॉन न्यूट्रिटिव कहा गया। न्यूट्रिटिव में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स पढ़ चुके हैं आप सारे। उसके बाद क्या है, फाइबर, वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड और प्लांट कंपाउंड, ये नॉन न्यूट्रिटिव है, ठीक है। हेल्दी वेट क्या होता है, बीएमआई आपने पढ़ी है। बीएमआई में क्या है, बॉडी वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। बीएमआई 24 जो 18.5 से और 24.9 तक के बीच में रहता है उसको हम हेल्दी वेट कहते हैं। उसके नीचे रहता है बिलो एवरेज, उसके ऊपर रहता है अबव एवरेज, और 30 से 34.9 के बीच में रहता है ओबेसिटी क्लास 1, और 35 से 39.9 ओबेसिटी क्लास 2, और 40 एंड अबव ओबेसिटी क्लास 3। तो ये चीज याद रखने की जरूरत है। बॉडी को वेट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एक गोल बनाइए, अपनी कैलोरीज को कट कीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल बनाइए, सपोर्ट अपने आप की खुद कीजिए, योगिक एक्सरसाइज कीजिए, फैटी फूड को अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, ओवर ईटिंग को अवॉइड कीजिए। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग ये है, डाइटिंग करने के खतरे क्या है, जब हम एक्सट्रीम लेवल पे कैलोरीज को कट करते हैं, रिडक्शन करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, खाने को स्किप करने लगते हैं, कैलोरी ज्यादातर पीने वाले चीजों में लेते हैं, कैलोरीज को अंडरस्टिमेट करते हैं, लेबल्ड फूड को ज्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, ये सारी चीजें। फूड इंटॉलरेंस क्या है, जब खाने का कुछ हिस्सा अनडाइजेस्टेड रह जाता है या खाने को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है उसका अब्सेंस हो जाता है, तो उसको हम फूड इंटॉलरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका फूड इंटॉलरेंस। फूड मिथ क्या है, पोटैटो मत खाइए, ये आपको मोटा कर देगा। फूड मिथ मतलब रूमर्स, झूठ, अफवाह। फैट फ्री प्रोडक्ट आपको वेट लूज करने में हेल्प करते हैं। एग कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं तो इनको मत खाइए। खाते टाइम पानी मत पीजिए। मिल्क यानी कि दूध पीने के बाद मछली मत खाइए। कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से आपको भूख ज्यादा लगती है तो एक्सरसाइज मत कीजिए। तो ये सब क्या है, रूमर, अपवाद, रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। इंपोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। डाइट का इंपोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स के अंदर, सफिशिएंट एनर्जी देगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा, बॉडी का वेट मेंटेन करेगा, ये स्पोर्ट्स इंजरी को कम करेगा, रिकवरी में हेल्प करेगा, हेल्थ को इंप्रूव कर, ये सारी चीजें होती हैं। प्री कंपटीशन डाइट कैसी होनी चाहिए, प्री कंपटीशन डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए एनर्जी के लिए, ठीक है। ब्रेड्स, सेरेल्स, पोटैटो, पास्ता, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनके ऊपर, और फ्लूइड्स यानी कि पानी, एनर्जी ड्रिंक, वो सारी चीजें। ड्यूरिंग कंपटीशन 10 से 20 मिनट के बाद हमें फ्लूइड्स लेने हैं, एनर्जी ड्रिंक लेनी है, जूस लेनी है, ठीक है। आफ्टर कंपटीशन मैं तो ये कहता हूं रिच प्रोटीन, रिच कार्बोहाइड्रेट एंड रिच फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जिसमें ज्यादा मात्रा में हो वो खाना हमें खाना चाहिए, क्योंकि रिकवरी में हेल्प करता है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, इसको सेव कीजिए।